तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा 2026, मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026, एमपीएसआई 2026 और आगे आने वाली जितने भी एग्जाम हैं जिसमें भी हिंदी आएगी उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम हिंदी के 100 रियल पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं जो रिसेंट एग्जाम में 2026 में एमपीएसबी एप्टेक ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, ताजे ताजे जो प्रश्न हिंदी के पूछे गए हैं वो आपके लिए एग्जैक्ट वही प्रश्न आंसर की से हम लेकर के आ गए हैं। इसमें हमने कौन कौन से प्रश्नों को कवर किया है, जो कौन कौन से एग्जाम है। तो एमपीएसआई मेंस की जो आंसर की आ गई है, एमपी डिप्टी जेलर की आंसर की आ गई है, एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 जो आपका जनवरी 2026 में हुआ था उसकी भी आंसर की आ चुकी है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं की आंसर की को मर्ज करके हम आपके लिए जो है 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके बाद भी ये सीरीज चलती रहेगी जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उसी तरह से हम 100 प्रश्न करके लगभग 1000 के आसपास एमसीक्यू करवाने वाले हैं हिंदी के भी, है ना। इससे पहले जीके जीएस करंट अफेयर और एमपी जीके के 2500 एमसीक्यू हम करवा रहे हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके 300 एमसीक्यू हो चुके हैं, कल 300 एमसीक्यू हमने करवा दिए थे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके मेरे भाई। ठीक है, और यही प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपके अन्य एग्जाम्स में, क्योंकि पता ही है आपको 10,000 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक वो लोग बना लेते हैं। वही प्रश्न जो है बार बार घूमते फिरते आपके अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। चलिए शुरू करें, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने, ये आपका वन और जेल पहरी का एग्जाम जो अभी हुआ है पेपर ए 7/6/2026 को पूछा गया है। शिफ्ट 1 में ये पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्णतः शुद्ध वाक्य का चयन किया, यानी पूरी तरह से जो शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। एक भी माइनर मिस्टेक अगर आ जाएगी तो वो प्रश्न वो जो आपका ऑप्शन है वो गलत माना जाएगा। पहला कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए खाना बना रहा है, क्या ये गलत है? या फिर पिताजी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आए, क्या यह पूर्णता सही है? या भूखे के लिए रोटी लाओ, क्या यह पूर्णता सही है? या फिर मछलियां जल में रहती हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से शुद्ध है, स्पष्ट है? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछलियां जल में रहती हैं, ये पूरी तरह से शुद्ध है। तो बाकी के क्यों गलत हो गए? देखो, भाई मेरे लिए खाना बना रहा, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन आपको यहां पर एक सर्वनाम लगाना पड़ेगा कि किसका भाई, मेरा भाई, तेरा भाई, उसका भाई, उसकी भाई, है ना। तो एक सर्वनाम आपको लगाना पड़ेगा, तो सर्वनाम नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। पिताजी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आए, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना जब पूर्णता शुद्ध की बात की जाए तो इंग्लिश वाले वर्ड जो है अगर आते हैं तो वो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि पूर्णता शुद्ध की बात की जा रही है। भाई गिफ्ट एक इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी होता है ना, उपहार होता है। अगर हिंदी नहीं होता तो आप गिफ्ट लिख सकते थे, लेकिन इसका हिंदी होता, इसलिए ये वाला गलत हो गया। भूखे के लिए रोटी लाओ नहीं होगा, क्यों? इसमें क्या है, संप्रदान कारक है ना भाई। किसी को आप कोई चीज अगर दे रहे हैं तो संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक के साथ में विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। तो भूखे को रोटी लाओ जो है वो इसका शुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर विभक्ति की गलत प्रयोग किया गया, इसलिए तीसरा भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, जिसको हम यहां पर वेरीफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, इस वाक्य में डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कर्ता यानी मछलियां बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। इस क्रिया के साथ में रहती जो बहुवचन लगा हुआ वो भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी सर्वथा सटीक और शुद्ध प्रयोग जो है यहां पर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और एसबी ने भी ऑप्शन नंबर डी को ही सही माना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा है, ये आपको बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है अरुण और उदय, या फिर ऑप्शन बी है उपेक्षा उपेक्षित, ऑप्शन सी है आकलन आकलित, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्साह उत्साही। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो विशेष्य और विशेषण का गलत जोड़ा दर्शा रहा है? तो प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण और उदय जो है ये गलत जोड़ा है। गलत जोड़ा क्यों है, आइए यहां पर देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा है, ऑप्शन ए गलत है। देखिए, तो इस युग्म में यानी अरुण जो है वो लाल है, ये विशेषण है, ठीक है। उदय जो है वो संज्ञा है। जो विशेषण विशेष का सही क्रम या अर्थ युग्म नहीं बनाते हैं भाई, एक दूसरे से कोरिलेट तो होना चाहिए। भाई उदय जो है वो संज्ञा है और अरुण जो है वो लाल है, तो ये आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे हैं ना। और जो आपका विशेषण विशेष होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ युग्म नहीं बन रहा है। अन्य सभी विकल्पों में पहला शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द उसका विशेषण है, ठीक है भाई। उपेक्षा उपेक्षित, आकलन अवकलन जो भी दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत हो जाएगा। अरुण और उदय ये आपका विशेषण और विशेष का जोड़ा नहीं बना रहा है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है, आपके सामने दो बड़े एग्जाम फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा। जैसा कि आपको पता है अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है और अब केवल यही एक परीक्षा होगी। इसमें आप जितने अच्छे अंक ले आ लेते हैं उतनी जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा, एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, वर्दीधारी वाले जितने भी पद हैं, इसके अलावा एमपी पटवारी, एमपी जो सचिव का एग्जाम आने वाला है, मतलब ग्रामीण सचिव का जो एग्जाम आने वाला है, वो सब आपका इसी की मेरिट पर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, अभी समय भी है आपके पास में। अभी आप लोग ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 199 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट हम आपको एक साथ में दे रहे हैं, है ना। तो अब ये भी सुनाई में आ रहा है भाई, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, वर्दी वाले जितने भी एग्जाम है उनका एग्जाम जो है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराया जाएगा। तो चाहे पुलिस हेडक्वार्टर कराए या एमपीएसबी कराए, इन सब्जेक्ट से बाहर कोई भी सब्जेक्ट नहीं जाने वाला। ठीक है, तो 8 से 9 सब्जेक्ट हम आपको बाकायदा दे रहे हैं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेटेस्ट वाले 2026 वाले, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको इसी नोट्स के साथ में देने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि 2500 एमसीक्यू, रियल पीवाईक्यू आपके जीके, जीएस, एमपी जीके के मिल जाएंगे। 2026 और 25 में जो एग्जाम हुए हैं, हिंदी के 1000 के आसपास एमसीक्यू मिल जाएंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा तो इंग्लिश के भी एमसीक्यू, हम मैथ के भी एमसीक्यू लेकर के आएंगे। डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो कैसे प्राप्त करेंगे सर इन नोट्स को? तो देखिए, बड़ी छोटी सी सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, है ना। इसी पर आपको 199 का पेमेंट कर देना है। 199 का पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट के बाद में उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। फिर उस स्क्रीनशॉट को आप इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर देंगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ज्वाइन टू रिक्वेस्ट करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे आपने पेमेंट किया है कि नहीं। जैसे हमको पता चलेगा हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, तुरंत आपको अप्रूव कर दिया जाएगा और आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जैसे टेलीग्राम ग्रुप में एंट्री करेंगे, वैसे आपको सारी की सारी पीडीएफ दिखने लगेगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट पीडीएफ रहेगी। और जो एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, वो सारे एमसीक्यू भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। वो आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चालू कर देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती, जैसा कि आपको पता आई हुई है, 5 अगस्त को एग्जाम है। तो जो भी मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी वाले हैं, आपके लिए दोनों सब्जेक्ट यानी कि पूरा का पूरा सीसेट और पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, ये आपको मात्र 199 रुपए में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप भी अपने सीसेट और सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 199 में प्राप्त कर सकते हैं। वही प्रक्रिया है, इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको तुरंत 2 ग्रुप की लिंक सेंड की जाएगी। एक आपका सीसेट वाला ग्रुप होगा और दूसरा आपका एग्रीकल्चर वाला ग्रुप होगा। दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे, बढ़िया से तैयारी शुरू कर देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो भी एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम दे रहे हो एमपीएसबी का, वो लोग ये नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा एकमात्र एग्जाम पर, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा। ठीक है भाई, चलें, इसमें कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आएगा, इसलिए सारे नोट्स हम आपको दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ और दांतों को स्पर्श करता है, निम्नलिखित में से वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? यानी कि जो हमारा निचला ओठ है वो दांतों को टच करता है, तो इस प्रकार के व्यंजन को हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ कहेंगे, कंठ कहेंगे, मूर्धन कहेंगे या तालव्य कहेंगे? तो यहां पर दिख ही रहा है भाई, दांतों को भी स्पष्ट करे, ओठों को भी स्पष्ट करे, यानी कि वो दंतोष्ठ व्यंजन हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंतोष्ठ व्यंजन इसका सही आंसर होगा। यह आपका 7/6/2026 को शिफ्ट 1 में जेल प्रहरी और वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया है रिसेंट में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय निचला ओठ ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, जैसे कि वाह हो गया, फा हो गया, बोल के देखिए, वाह, फा, तो निचला ओठ जो है ना ऊपर के दांतों को टच करता है, उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं, यानी दंत प्लस ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? कौन सा अपूर्ण भूतकाल? मतलब कि भूतकाल में जो काम चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, भूतकाल की बात की जा रही है। बताइए कौन सा है? वह नृत्य गाने का अभ्यास करता है। भाई ये तो प्रेजेंट हो गया ना, ये थोड़ी होगा। ठीक है, मैंने आम खाया है, ये भी प्रेजेंट हो गया। मैं अभी सोकर उठी हूं, ये भी प्रेजेंट हो गया। तो कैलाश गीत गा रहा था, मेरे भाई कैलाश गीत गाता जा रहा था, बंद नहीं किया था उसने, यानी पूर्ण जो आपका
भूतकाल में जो काम हो रहा था वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रहा सॉल्यूशन, आप आराम से जो है सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 5 ये रहा, देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पुरुषवाचक शब्द का आपको चयन करना है। दुपट्टा, कमीज, साड़ी, गंजी, इसमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है, यानी पुरुषवाचक जो है सेंस को दर्शा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुपट्टा। दुपट्टा, अरे ये सर कैसे हो सकता है, आइए बताते हैं कैसे हो सकता है। देखिए बोल करके देखेंगे अपन, है ना। तो हिंदी व्याकरण में दुपट्टा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए मेरा दुपट्टा उड़ गया, क्या आप ये कहते हैं कि मेरा दुपट्टा उड़ गई? बोल करके देखिए, मेरा दुपट्टा उड़ गई, साड़ी कहते नहीं, मेरी साड़ी फट गई, ठीक है, मेरी गंजी खो गई, ठीक है, मेरी कमीज फट गई। तो बोल करके देख लेंगे, क्या कभी बोलते हैं मेरी दुपट्टा फट गई? नहीं बोलते ना, मेरा दुपट्टा फट गया, मेरा दुपट्टा उड़ गया। तो यहां पर बोल करके जब देखेंगे तो ये आपका क्या है, पुल्लिंग को दर्शाएगा। वैसे ये दुपट्टा स्त्रीलिंग मतलब स्त्री लोग यूज करती हैं, लेकिन यहां पर सेंस की बात की गई है, तो आप जो है दुपट्टा ही सही आंसर लगाएंगे मेरे भाई। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? उपसर्ग जानते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है भाई? जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे, उसको हम कहते हैं उपसर्ग, यानी कि वो आगे लग रहा है, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? वो शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल दे, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। बाकी इसके प्रकार भी बहुत सारे तद्धित प्रत्यय वगैरह होते हैं, वो हम कभी फिर डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप बताइए कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? बदस्तूर, सत्कर्म, गायक, गैर कानूनी, कहां पर नहीं किया हमने उपसर्ग का प्रयोग? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गायक। गायक में कैसे नहीं किया सर? तो गायक जो है ना वो गै प्लस अक से बना है, गै प्लस अक। यहां पर जो है ना, यहां पर अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यानी कि गायक जो है वो प्रत्यय का यूज करके बनाया गया है, अक जो प्रत्यय है इसका यूज करके बनाया है। तो ध्यान रखना, गायक में अक प्रत्यय लग करके बनता है, तो ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो गया, बाकी के सारे उपसर्ग वाले शब्द हो जाएंगे। तो हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो गायक शब्द मूल धातु गै में, तो मूल धातु इसमें गै है, अक प्रत्यय जुड़ने से बना है, इसलिए इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो पाया मेरे भाई। चलिए अगला देखिए, ये भी आपका 7/6/2026 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा सरल वाक्य है? 5 बजे राजीव मेरे पास पहुंचा, जो धैर्यवान होते हैं वे सुखी होते, भैया कॉमा लगा दिया तो ये तो सरल हो ही नहीं सकता। सुबह हुई इसलिए शब्द लग गया तो नहीं होगा भैया, इसलिए 25 चेक रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यद्यपि वह धनी है तथापि घमंडी है, तो भाई ये भी आपका कंबाइन वाला हो गया, जोड़ने वाला हो गया, इस वजह से ये भी नहीं होगा। केवल एक होगा, 5 बजे राजीव मेरे पास पहुंचा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप देख लेना। आगे बढ़े, 8 नंबर पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड को तेज रखेंगे, 100 प्रश्न हमको करने हैं 1 घंटे में। हम कोशिश करते हैं कि 100 प्रश्न 1 घंटे में आपके निपटा दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण है मेरे भाई? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। महाशय, वागीश, गिरीन्द्र, महोजस्वी, कौन सा है? व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, तो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए वागीश। क्यों? क्योंकि वाक प्लस ईस हो जाता है, वाक प्लस ईस मिलकर के वागीश बनेगा। अब ये का जब आ गया ना, तो ये तो व्यंजन हो गया, तो ये व्यंजन संधि का सही उदाहरण वागीश हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वागीश शब्द का संधि विच्छेद वाक प्लस ईस होता है, जहां व्यंजन संधि के नियम के अनुसार प्रथम वर्ण जो का है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल जाता है। भाई दिगंबर, दिग प्लस अंबर तो दिगंबर हो जाता है, वही वाला सिस्टम यहां पर चल रहा है, ठीक है। ये वागीश, दिगंबर, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़े। जब फॉरेस्ट की हम तैयारी करा रहे थे, ये सारे प्रश्न हमने 500 प्रश्नों में दिए थे, है ना, 500 प्रश्नों की पीडीएफ बना करके दी थी, वहां पर ये वागीश, दिगंबर वगैरह ये सारे एग्जाम्पल दिए थे, उसी में से आ गए हैं, ठीक है ना। तो भाई इतना तो अंदाजा पड़ गया है कि कहाँ से पूछेगा एसबी एपटेक, ठीक है। एनालिसिस कराते कराते, पढ़ाते पढ़ाते इतना तो आइडिया लग गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पश्चाताप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पश्चाताप के समान कौन सा शब्द नहीं है, बताइए। मोक्ष, संताप, अनुताप या ग्लानि। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई संताप, अनुताप और ग्लानि ये तो यहां पर पश्चाताप का समानार्थी लग रहा है। जो मोक्ष है भाई, मोक्ष का पश्चाताप से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा। मोक्ष जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अभिप्रेत का विलोम शब्द क्या है, बताइए। अभिप्रेत का विलोम शब्द क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनभिप्रेत, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अन शब्द लगा करके उनका उल्टा बन जाता है, उल्टा ही आपसे पूछा है तो अनभिप्रेत जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा। अभिप्रेत का अर्थ होता है जो चाहा गया हो, ठीक है।
अब आपने भी किसी को चाहा होगा, लेकिन जॉब नहीं लग रही है तो भाई मन महसूस करके रह जा रहे हैं ना। तो जॉब लगाओ, एक बार जॉब अगर आपको मिल गई, GOVT अगर आपके नाम के आगे लग गई, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, अगर ये शब्द लग गया ना तो भैया फिर आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हर उस लक्ष्य को, हर उस सपने को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने अपने मन के अंदर महसूस करके रखा है कि भाई लग जाए, फिर उसके बाद जो है ऐसा करेंगे, लग जाए नौकरी फिर उसको जवाब देंगे, लग जाए नौकरी फिर वो रिश्तेदार जिसने हमसे ये कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, उसको तब जवाब देंगे। तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, लगातार क्लास अटेंड करना जरूरी है, ठीक है ना। एकदम लेटेस्ट जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनसे रूबरू होना आवश्यक है, इनको जानना आवश्यक है कि भाई किस तरह के प्रश्न अब पूछ रहा है एप्टेक, तभी आप लेटेस्ट पैटर्न से अटैच हो पाएंगे और तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो चाहा गया हो या इष्ट होता है, इसमें अन उपसर्ग लगा करके इसका सही विलोम अन विपरीत बनाया जा सकता है। आगे बढ़िए, 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो बताइए, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रश्नवाचक अगर कह रहे हैं तो भाई लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगा होना चाहिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह केवल एक में लगा है। तुझे क्या हो गया है भैया, क्यों नहीं मन लग रहा पढ़ाई में, क्या हो गया है तुझे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। 12 नंबर देखिए, शिल्पगत आधार पर मेरे भाई दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। बताइए, दोहे का उल्टा कौन सा होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भाई दोहे का उल्टा जो होता है वो आपका कौन सा होता है, सोरठा होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा ये भी बता दीजिए। तो देख लीजिए, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो दोहे का जस्ट उल्टा होता है। भाई दोहे के में 13-13 और 13-11 होती हैं, और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती हैं। तो भाई ये क्या है कि दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहे हैं, ये तो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक पूरा पैराग्राफ को तोड़ करके दिया गया है, आपको उस पैराग्राफ को कंबाइन करना है। यानी कि यहां पर आपसे PQR जो हिंदी वाले होते हैं ना, वो बना करके, मतलब इंग्लिश वाले जो PQRS होते हैं, पैराजंबल होते हैं, हिंदी में काफी पूछे गए थे इस बार फॉरेस्ट गार्ड में, है ना। तो ये कुछ परिवर्तन एप्टेक के द्वारा किया जाता रहता है, उस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। देखिए ऑप्शन मतलब ए कह रहा है भाई, उत्साही पुरुष के लिए संसार में उत्साह ही बलवान होता है, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है, बिना उत्साह के कभी महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है ना। तो ये तोड़ मड़ोड़ कर इधर उधर फेंके गए हैं, इनको एक साथ में ऐड करके आपको बढ़िया सा एक वाक्य बना देना है, एक पैराग्राफ बना देना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, बताइए कैसे जोड़ें ये पूरा एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए, ठीक है। चलें आंसर देखें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BDACE। कैसे, वो आइए नीचे आपको दिखा देते हैं। ये पूरे तो लिखा ही हुआ तोड़ मरोड़ करके, सही आंसर आपका इस तरह से हो जाएगा। तो सार्थक परिच्छेद बनाने के लिए सही क्रम BDACE होगा। कैसे, देखो, उत्साह ही बलवान होता है, कौमा, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है, उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, बिना उत्साह के कभी किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इस तरह से पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो मेरे भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। लाइक का बटन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बढ़िया से लाइक कर दीजिए। एक बटन यहाँ पर सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उस पर सब्सक्राइब कर देना है। एक बटन यहाँ पर आपको शेयर का इस तरह से तीर दिख रहा होगा, उस तीर पर क्लिक करके आपको, जैसे तीर पर क्लिक करेंगे आपके सामने व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब खुल जाएगा। हर एक जगह इसकी जो है लिंक है वो आपको पेस्ट कर देना है, बस इतना सा काम करना है। फिर भी नहीं कर रहे हो, है ना, अच्छी बात नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से संबंधित नहीं है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं दर्शा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे, 8 तारीख को पूछा गया, 8/6/2026 को पूछा गया है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापक और मजदूर। क्यों, क्योंकि ये जातिवाचक शब्दों की बात यहां पर कर रहे हैं। देखिए, अध्यापक और मजदूर पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। भाई अध्यापक यानी कि सारे के सारे अध्यापक जाति के लोग, मजदूर यानी कि सारे के सारे मजदूर लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है, जाति की बात कर रहे हैं, एक पूरा डिफाइन कर रहे हैं, एक जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से ये आपका जातिवाचक हो जाएगा और बाकी के सारे आपके व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। कहां पर अव उपसर्ग नहीं लगा है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाई आकर्षण में कोई अव उपसर्ग नहीं लगा है, ये अवगुण में है, अवकाश में है, अवसर में है, आकर्षण में नहीं है ना। तो आकर्षण आपका सही आंसर होगा। आकर्षण शब्द में बड़ा आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलें 16 नंबर पर देखिए,
निम्नलिखित में से क्षीर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, तत्सम तद्भव से पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्षीर का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? खीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो तत्सम शब्द क्षीर का हिंदी में तद्भव रूप खीर होता है। संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त छा वर्ण तद्भव में आकर के खा बन जाता है, इसलिए क्षीर का खीर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्य में निम्न में से कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ये पूरा वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि भाई क्रम से बताइए कौन कौन से विराम चिन्ह इसमें लगे हुए हैं। निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। अब बताओ, ये सारे के सारे जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कॉमा हो गया, ये देखिए, है ना, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, तो पूछ रहे हैं क्रम से बता दो कि कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए गहन अध्ययन किए होंगे आपने चिन्हों के बारे में, तो ही आप इसको कर पाएंगे। तो जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें चिन्ह वगैरह सब कुछ हिंदी के नोट्स में आपको मिलेंगे, है ना। ये 4 ऑप्शन है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हमने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है, उसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया है, उसके बाद में पूर्ण विराम का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस वाक्य में अल्प विराम, ठीक है, दोहरे एवं इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़े, चलिए, प्रश्न नंबर 18, क्रम से नहीं बोला गया था। देखो, यहाँ कहा था कि भाई आप केवल इतना बता दो कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया है। अगर क्रम से बोला होता तो फिर ये सब आपको क्रम से बताने पड़ते। पहले अर्धविराम है, फिर उद्धरण है, उसके बाद फुल स्टॉप है ना। तो क्रम से नहीं बोला है, तो आप किसी भी उसमें क्रम में बता सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 ये देखिए, कह रहे हैं 8/6 तारीख को पूछा गया, 8/6/2026 को शिफ्ट 1, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर किया है? कहाँ पर विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरह का चिन्ह होता है। अरे ऐसा हो गया, आहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसके आगे आपको क्या लगाते हैं? इस तरह का जो है एक एक्सक्लेमेटरी लगा देते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि भाई विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो हर्ष, घृणा और आश्चर्य वाले वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कह रहे हैं निम्न में से प्रतिध्वनि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो प्रतिध्वनि में भाई प्रति प्लस ध्वनि हो जाता है, उपसर्ग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ये पूरा सॉल्यूशन है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 8 तारीख को ही पूछा गया है। छंद, देखो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी, फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। तो छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है, डॉट डॉट डॉट। प्रथम और तृतीय चरण को डॉट तथा दूसरे और अंतिम चरण को डॉट 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 कहते हैं। अब आपको यहाँ पर जो डॉट 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 दिया गया है खाली स्थान, वो आपको भरना है, क्या कहते हैं? सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषम और सम। ठीक है, तो छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। प्रथम व तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। पहला और 3 ये क्या होते हैं? विषम होते हैं ना, विषम अंक है तो विषम कहलाएंगे। और दूसरा और चौथा ये कैसे? सम अंक है तो सम कहलाएंगे। तो पहले में विषम भर जाएगा और दूसरे में सम भर जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सतत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द लगा हुआ है, बताइए सतत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 शब्द ये रहे आपके सामने। सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंकोर, है ना। बाकी सतत का अर्थ होता है लगातार, अनवरत, अविरत, ये सतत के अर्थ होते हैं। टंकोर जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए, तो सतत का अर्थ लगातार, अनवरत व अविरत होता है। टंकोर जो है धनुष की डोरी की आवाज को कहते हैं। कहते हैं भाई उसकी धनुष की डोरी जब उसने खींची तो भयंकर टंकार हुई थी, है ना। तो वो धनुष की डोरी की आवाज होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से श्वेता का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा भैया? बताइए श्वेता का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अश्वेत, सफेद, श्वेत, श्वेत्रा, क्या हो जाएगा श्वेता का पुल्लिंग शब्द? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वेत जो है वो इसका पुल्लिंग हो जाएगा। श्वेत एक पुल्लिंग विशेषण है जिसका अर्थ सफेद होता है। आ प्रत्यय लगा करके इसका स्त्रीलिंग श्वेता बनाया जाता है। तो स्त्रीलिंग श्वेता होता है और श्वेत जो है वो पुल्लिंग होता है, ध्यान रखना है। चलिए 23 देखिए, वाक्य दिया है कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई से संबंधित वाच्य कौन सा है? यानी यहाँ पर आपसे वाच्य पूछा गया, वॉइस पूछा गया, बताइए कौन सा है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है या फिर क्रियावाच्य है? ये भी आपका 8/6/2026 को पूछा गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह एक प्रकार का कर्मवाच्य हो जाएगा। जब वाक्य में कर्म, कविताएं ही प्रधान हो, भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कौन सी चीज प्रधान है? तो कवियों द्वारा क्या लिखी गई? कहेंगे कविताएं लिखी गई। भाई क्या शब्द का अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो कर्मवाच्य होगा, बस इतना दिमाग में रखिए। क्या पूछ ले करो, कवियों द्वारा क्या लिखी गई? कविताएं लिखी गई। और मतलब कि बच्चे क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़िए, चलिए
24 नंबर, निम्नलिखित में से तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? तिमिर माने क्या होता है? ये देखिए मंथर, महान, प्रकाश या फिर तीक्ष्ण। तो तिमिर माने होता है अंधेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। उल्टा पूछा गया तो प्रकाश हो जाएगा। तो तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, इसलिए इसका सटीक विलोम शब्द प्रकाश या फिर रोशनी हो जाएगा। 25, निम्न में से कौन सा लोकोक्ति प्रचलित लोकोक्ति का सही रूप है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सी लोकोक्ति सही लिखी हुई है? आई मौज फकीर की दिया फूक से लकीर खींच, ये सही है? या आई मौज फकीर की दिया झोपड़ी सुख, या आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, कौन सा बिल्कुल सही लिखा हुआ बताइए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए यह एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति या फक्कड़ इंसान अपनी मस्ती में दुनियादारी की परवाह नहीं करता है ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। उसने कहा भैया अच्छा ये झोपड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मतलब कि अब ये जो फकीर लोग होते हैं वो एक जगह पर रुकते नहीं है। अब झोपड़ी बना ली, घर बना लिया तो उनको एक जगह पर रखना पड़ता है। फिर कहता है अरे भैया अपन से ये ना हो पाएगा, तो झोपड़ी में आग लगा दी और फक्कड़ की तरह घूम रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आई फौक मजीर की आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। ठीक है आगे बढ़े। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्द युग में वादी वादी डैश वादी के सही अर्थभेद का चयन करना है कि भाई इस वादी का क्या अर्थ होता है और इस वादी का क्या अर्थ होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहले वादी का शब्द तो हो जाएगा भाई गरिष्ठ भोजन। कहते नहीं कि वादी खाना मत खाओ, ठीक है भाई, चावल क्या होता है वादी होता है, तो वादी खाना मत खाओ, यानी कि वो हो जाएगा गरिष्ठ भोजन। और दूसरा होता है वादी, कहते नहीं प्रतिवादी है वो मुकदमा लड़ रहा है तो उसका वादी प्रतिवादी है, तो वो वाला वादी है ये, ठीक है ना। तो मुद्दई या फिर जो वक्ता होता है उसको हम वादी कहते हैं। ठीक है चलिए ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन आपको करना है। कौन सा बेमेल है? पाषाण, प्रस्तर, पवन, पत्थर, कौन सा इसमें से बेमेल है? तो भाई 3 चीज यहां पर एक जैसे लग रहे हैं, यानी पाषाण, प्रस्तर और पत्थर, ये पत्थर के शब्द हो जाएंगे, पत्थर के समानार्थी होंगे। लेकिन पवन इसका जो है अलग हो जाएगा, पवन का मतलब हवा होता है, बाकी ये तीनों के तीनों पत्थर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इंदुकमल, चंद्रप्रिया, कुमुदनी, अंतर्धा, बताइए कौन सा इसमें से अलग है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्धा इसमें से अलग है। क्यों? तो इंदुकमल, चंद्रप्रिया और कुमुदनी ये तीनों ही कुमुदनी सफेद कमल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अंतर्धा जो है इससे भिन्न और असंगत शब्द है। ठीक है आगे बढ़िए। 29 नंबर देखिए, कह रहे हैं आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना विहस सका, बताइए उपर्युक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। अलंकार आपसे पूछा गया है, पंक्ति दे करके आपसे अलंकार वो आप पूछते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास अलंकार है। क्यों है विरोधाभास अलंकार, वो आइए हम यहां पर देख लेते हैं। तो जब दो विरोधी स्थितियों का या कार्यों को ना तो रो पा रहा ना ही हंस पा रहा है, तो 2 विरोधी काम हो रहे हैं, या तो रो लेगा तो या फिर हंस लेगा, है ना, एक साथ इनका वर्णन किया जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार माना जाता है। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णता शुद्ध रूप यानी त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए जो पूरी तरह से शुद्ध है। बताइए ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी के सब गलत लिखे हुए। भाई रामचरित्र कर दिया ये गलत हो गया, चरित्र कर दिया गलत हो गया, चरित्र कर दिया गलत हो गया, रामचरितमानस होता है, ध्यान रखना है। ये पूरा सॉल्यूशन है। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में निम्न में से किस रस का प्रयोग किया है। बताइए किस रस का प्रयोग किया राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में। तो भाई वीर रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है सही आंसर ऑप्शन बी वीर रस हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 32 नंबर देखिए, समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताइए समानार्थी अगर शब्द होंगे तो बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा योजक चिन्ह, जिसे हम जोड़ने वाला कहते हैं, इस तरह से जो है हाइफन जिसे हम कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं समानार्थी शब्दों में। तो समान शब्दों की पुनरुक्ति जैसे बार बार हो गया, धीरे धीरे हो गया, इनके बीच में योजक चिन्ह के रूप में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है आगे बढ़े। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर है तोता पेड़ पर रहता है, निम्न में से किस कारक का ये उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। भाई किसका उदाहरण है ये। सही आंसर ऑप्शन सी अधिकरण का हो जाएगा, क्योंकि पर विभक्ति लगी हुई है ना, पर विभक्ति कहां पर लगती है, अधिकरण में लगती है, तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा। पेड़ पर शब्द क्रिया रहने का आधार बता रहा है, जहां पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी परसर्ग का प्रयोग किया गया, तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि भाई ये तो अधिकरण जो है उसका उदाहरण हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, पंक्ति दी है, फिर आपसे पूछा गया कौन सा छंद है।
जो सुमृत सिद्धि होई गन नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बताइए इसमें कौन सा छंद है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलें। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सोरठा का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर देखो, जब आप काउंट करेंगे तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ सर, यहाँ पर तो सोरठा का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़े, चलिए। निम्न में से शरारत एवं कठोरता किस संज्ञा के उदाहरण है? ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। कौन सी संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे? शरारत और कठोरता। भाई शरारत और कठोरता ये भाववाचक हो जाएंगे, इनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जिसको हम छू नहीं सके, देख नहीं सके, वो हमारे भाव होते हैं और इस प्रकार की बनी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए। नीचे दी गई पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्यों, वो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां तारे शब्द 2 बार आया है, ठीक है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक बार उद्धार करना है और दूसरी बार आकाश के तारे हैं, अतः यहां पर आपको यमक अलंकार देखने को मिलेगा। भाई एक और उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। वहां पर भी कनक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो कनक का धतूरा है और एक कनक का अर्थ स्वर्ण है। तो जहां पर एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ के अर्थ निकलते हैं और बार बार उसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर हम क्या कहते हैं कि भाई यहां पर तो जो है यमक अलंकार है। 37 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? परिपूर्ण, परिणाम, पराजय, परिक्रमा। बताइए, तो साफ साफ दिख रहा है पराजय शब्द जो है वो परि का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां पर परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 38 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव शब्द का सही उदाहरण है? बताइए अव्ययी भाव समास कहां पर हमको दिखाई दे रहा है? तो अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है जानते हैं ना? जो मतलब जहां पर उपसर्ग लग जाए, है ना, किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग या फिर उपसर्ग लग जाएगा तो हम सो कहेंगे क्या, अव्यय लग गया है, और इसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। कहां पर आपको दिख रहा है मेरे भाई? चलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द जो है ये आपका अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण हो जाएगा। शब्दों की पुनरुक्त होने वाले शब्द जैसे धीरे धीरे, रातों रात अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे अव्यय क्रिया विशेषण की तरह कार्य करते हैं। आगे बढ़िए, 39 नंबर देखिए। 39 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण? बताइए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही उदाहरण हो जाएगा अव्ययी भाव समास का? ये भी 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपका ऑप्शन डी चतुर्मुख हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए, तो चतुर्मुख मतलब 4 हैं मुख जिनके, बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखो। 1 मिनट, नहीं बोला है क्या? हाँ देखो यार, हम भी पढ़ने में भूल गए ना। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण नहीं है? भैया हम भी चूक गए, है ना, जल्दबाजी में ऐसे ही होता है। तो बहुत ध्यान लगा करके आपको पढ़ना है। देखो अव्ययी भाव अभी हमने बताया था, किसी भी शब्द के आगे अगर वो उपसर्ग लग जाए तो वो उपसर्ग को हम अव्यय कहते हैं और ऐसे शब्द को अव्ययी भाव कहते हैं। कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है? भाई यथाक्रम में तो यथा शब्द लगा है, अव्यय है। प्रतिवर्ष में प्रति शब्द लगा है, अव्यय है। यथेष्ट में यथ शब्द लगा है, अव्यय है। चतुर्मुख में कोई शब्द नहीं लगा हुआ है, ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जहां पर हमको एक फाइनल आंसर मिल जाए। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात भगवान श्री वो ब्रह्मा जी हो गए, है ना। तो इस तरह के शब्द जहां पर हमको फाइनल आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम बहुब्रीहि समास में काउंट करते हैं, और यहां पर यही पूछा गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 4/6/2026 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़िए, 40 नंबर देखिए। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से अहर्ता शब्द का विलोम शब्द क्या है? अहर्ता का विलोम क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर अन शब्द लग जाएगा तो अनहर्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 4/6/2026 का ये प्रश्न है। अहर्ता शब्द का अर्थ योग्यता या पात्रता होता है, इसमें अन शब्द लगाने से इसका सटीक विलोम अनहर्ता बन जाएगा। आगे बढ़िए, 41 निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का गलत जोड़ा, भैया गलत जोड़ा बताना है। गलत जोड़ा कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा गलत जोड़ा है भाववाचक संज्ञा का? सही आंसर ऑप्शन डी शिव और श्वेता हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। शिव श्वेता भाववाचक संज्ञा का सही युग्म नहीं है। शिव का अर्थ भाववाचक शिवत्व हो जाएगा। ठीक है, अगर शिव का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो शिवत्व हो जाएगा, ना कि श्वेता हो जाएगा। ठीक है, तो शिवत्व इसका बिल्कुल भाववाचक सही होगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। 42 नंबर देखिए। नारियां का एक वचन शब्द निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? नारिया, नर, नारी, नारियां। तो सही दिख रहा है आपको। नारी शब्द जो है इसका बहुवचन नारियां होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 43 चलिए। 43 निम्नलिखित में से शब्द युग में से व्यंजन और व्यंजन का सही अर्थभेद बताइए। एक के ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगी, एक पर अंक की मात्रा लगी है, तो बताइए इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने।
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस व्यंजन का अर्थ तो होता है पंखा और इस व्यंजन का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, अंक की बिंदी केवल रखने से फर्क हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए 44 क्या कह रहे हैं आप कीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी है, भाई उसे निम्न में से क्या कहेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी भूतकाल में वो काम होने वाला था लेकिन अब नहीं हो पाया है, तो हम क्या कह देंगे उसको, ये पूछ रहे हैं आपसे। सही आंसर हो जाएगा हेतु मत भूतकाल, ठीक है। यहाँ भूतकाल में एक क्रिया होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करता है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। 45 देखिए 45 निम्नलिखित में से तुम्हारे साथ कोई है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताइए, इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो देखो कहाँ गया, देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहीं से आपको डिफाइन कर लेना था भाई प्रश्नवाचक तो इसमें आएगा ही आएगा, और साथ में ये भी रखा है कि भाई तुम्हारे क्या दर्शा रहा है, तुम्हारे जो है पुरुषवाचक को जो है दर्शा रहा है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तुम्हारे। 46 निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, है ना। ये अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो, बताइए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसका क्या अर्थ है भाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने अल्प लाभ के लिए दूसरे को भारी हानि पहुंचाना, है ना। तुमको केवल चिलम जलाना है और दूसरे की झोपड़ी जला दे रहे हो, है ना, तो दूसरे को कितना नुकसान हो रहा है, तुमको तो थोड़ा सा फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का सही उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विसर्ग का सही उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। सही आंसर ऑप्शन डी, मनोयोग। भाई मनः प्लस योग इक्वल टू मनोयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 48 देखिए 48 है, निम्नलिखित शब्द युग में से द्रव और द्रव्य के सही अर्थ का भेद बताइए, क्या सही अर्थ है। ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, सही आंसर आपका हो जाएगा भाई पहले द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ यानी कि ऑप्शन ए, दूसरे द्रव्य का अर्थ है वस्तु यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 49 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से 11 का तत्सम रूप क्या होगा बताइए, एक त्रिंशत, एक षष्ठी, एकादश या फिर एक विंशति। तो 11 का तत्सम पूछ रहे हैं, सही आंसर एकादश हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहते हैं एकादशी है आज, यानी कि आज 11वां दिन है, तो हिंदी की संख्या 11 का संस्कृत यानी कि तत्सम रूप एकादश होता है। 50 नंबर देखिए, हाफ सेंचुरी हो जाएगी अपनी, आधे पर पहुंच जाएंगे। निम्नलिखित में से चाटुकारिता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, चाटुकारिता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना, है ना। किसी की खूब बड़ाई कर रहे हैं यानी कि चाटुकारिता कर रहे हैं तो इसको हम खुशामद कहेंगे। चाटुकारिता का अर्थ किसी की झूठी प्रशंसा, चमचागिरी करना होता है। सही सटीक पर्यायवाची इसका क्या हो जाएगा, खुशामद हो जाएगा। 41 देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है कि भाई जो नई चीज है वो बहुत दिन तक नहीं चलती, बताइए क्या इसका लोकोक्ति कौन सी है जो इसके अर्थ को सही बताएगी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी नई चीज बहुत दिन तक नहीं चलती है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया है। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है। स्पर्श व्यंजन को हम और क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 25 स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में विभाजित करने के कारण हम इसको क्या करते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। चलिए 53 नंबर देखिए, 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य बताइए, किसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है, बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। भाई द्वारा लग गया तो अपने आप ही पता चल गया, भाई जहां पर बाई लगता है पैसिव वॉइस होता है, तो वही तो है, यहाँ पर द्वारा लग गया तो ये अपने आप कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 54 देखिए, निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करना है आपको। व्यापार, कारोबार, व्यवसाय, धवल, कौन सा इसमें से बेमेल हो जाएगा। सही आंसर धवल। धवल का अर्थ होता है भाई श्वेत, स्वच्छ, इसका व्यापार, कारोबार और व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा धवल। धवल का अर्थ होता है सफेद। आगे बढ़िए 55 है, वाक्य हाथी जंगल में रहते हैं, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। भाई निषेध है, विधान है, आज्ञा है या संदेह है। सही आंसर हो जाएगा इसमें, ये विधानवाचक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज थोड़ी है, कहीं पर नहीं लगा हुआ यानी ये निषेध नहीं होगा, है ना। कोई आज्ञा नहीं दी जा रही यानी कि ये आज्ञावाचक नहीं होगा, कोई संदेह भी नहीं है यानी संदेहवाचक भी नहीं होगा। सही आंसर विधान हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
56 निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से एकदम शुद्ध लिखा हुआ है? शुद्ध वाक्य का चयन करना। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। यही बात जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है, बाकी में जो है गलतियां हैं। ठीक है, 57 नंबर देखिए। 57 नंबर है, निम्न में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। प्रथम व तृतीय चरण को डैश, दूसरे और चौथे चरण को डैश कहते हैं। बताइए, छंद के बारे में यहाँ पर कहा गया है और किसको क्या कहते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर ये आपका विषम हो जाएगा, यानी प्रथम तृतीय चरण को विषम कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ये सेम प्रश्न जो है वो 8 तारीख को भी पूछा गया था। ठीक है, ऐसा हो जाता है, 6 तारीख को पूछा, 8 को भी पूछ लिया है ना। तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 58 नंबर देखिए। 58 नंबर कह रहे हैं, जहीं दिस बैठ नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलोकी भूली, पुनि 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 मुन उकसई अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। उपयुक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? रस आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा रस है इसमें? सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें हास्य रस देखने को मिल रहा है। क्यों हास्य रस मिल रहा है? क्योंकि इसमें नारद जी की उस व्यथा का वर्णन, मतलब उसका वर्णन किया जा रहा है जब नारद जी सज करके जा रहे थे। देखिए यहाँ पर तो इस पंक्ति में नारद जी की व्याकुलता और शिव जी के गणों को उन्हें देख करके मुस्कुराने का वर्णन है, जो कि हास्य रस का एक उदाहरण, उत्तम उदाहरण है। यानी जब वो नारद मोह नहीं है, नारद मोह करके है उसमें ना, नारद जी शादी करने के लिए जाने की इच्छा रखते हैं, फिर वही वाला पूरा जो वो है उस इसमें बताया गया है। तो शंकर जी जो है उनको इस तरह का रूप दे देते हैं, तो वहाँ पर जो है बाकी लोग देख करके उनको हंस रहे हैं, तो हास्य रस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है? बताइए, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तदोपरांत। ये गलत लिखा हुआ है, फिर कैसे लिखा जाएगा वो यहाँ पर देखिए। तो तदोपरांत वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप तो तदुपरांत होता है, यानी कि ऊ की मात्रा लग जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 60 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपादान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? बताइए कौन सा अपादान का सही उदाहरण है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी, गुणहीन जो है वो अपादान तत्पुरुष का सही उदाहरण। कैसे? वो यहाँ पर देखिए, गुणहीन का समास विग्रह जब आप करेंगे ना, तो इसका निकल के आएगा गुणों से हीन। यहाँ से अलग होने का अर्थ देता है, और अलग होने के लिए हम क्या करते हैं? अपादान शब्द का प्रयोग करते हैं। अपादान जो आपका तत्पुरुष समास होता है वो कहाँ पर लगता है? जहाँ पर चीजें अलग हो रही हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से जो चीज है वो अलग हो रही है ना। गुण से हीन, यानी गुण से दूर है, गुण से अलग है, इसलिए गुणहीन है। इसलिए हम अपादान तत्पुरुष सही जो है उत्तर लगाएंगे। 61 नंबर देखिए। 61 नंबर है, देखिए, संघ, गुच्छा, ढेर, टुकड़ी, निम्नलिखित में से ये किस संज्ञा के उदाहरण है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा। अब तो आप साफ दिख रहा है भाई, संघ वगैरह क्या होता है? समूह होते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 62 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से तद्भव है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी जो है वो तद्भव लिखा हुआ। देखिए, रानी एक तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम संस्कृत रूप में राज्ञी होता है। ठीक है, और बाकी के तीनों जो है वो तत्सम में लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए 63। निम्नलिखित में से इष्टिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, इष्टिका का तद्भव क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इष्टिका का तद्भव ईंट होता है। ठीक है, तो इष्टिका एक तत्सम है, इसका तद्भव ईंट हो जाएगा। 64। निम्नलिखित में से गाड़ी आती होगी वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? बताइए कौन से काल का प्रयोग इसमें किया गया है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। यानी कि गाड़ी आती होगी मेरे भाई, अभी रास्ते में ही आ रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी संदिग्धता लग रही है, संदेह भी झलक रहा है कि भाई आती होगी, शायद आती होगी, है ना, तो संदिग्ध झलक रहा है, संदेह है, इसलिए इसमें संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है? संबंध को कौन दर्शा रहा है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरेंद्र का मकान बड़ा है। भाई हरेंद्र का मकान से संबंध है ना, इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति का वस्तु या दूसरे के साथ में संबंध प्रकट हो, वहां पर संबंध कारक होता है। का शब्द जो है वो संबंध को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। 66 देखिए। 66 है, वर्तनी, व्याकरण, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? गलत कौन सा लिखा गया है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीता तथा रीता और छाया एक साथ पढ़ती हैं, ये यहाँ पर अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस वाक्य में तथा और दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है, जो व्याकरण दृष्टि से शुद्ध है। या तो तथा का प्रयोग कर लो या और का प्रयोग कर लो, लेकिन दोनों का प्रयोग एक साथ में नहीं कर सकते हैं। तो नीता, रीता और छाया जो है एक साथ पढ़ती हैं, ये यहाँ पर सही होना चाहिए था।
67 देखिए, उपर्युक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, ठीक है ना, ये भी रिपीट हो गया है, ठीक है। ये 4 तारीख को पूछा गया है, पहले 8 को पूछा था, फिर 4 को पूछ लिया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। तो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपको हम क्या कह रहे हैं, 10,000 क्वेश्चन बना लेते हैं। वो 10,000 में मान लीजिए 3,000 क्वेश्चन बना लिए उन्होंने जीके के, है ना। 2,000 क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी के बना लिए, हिंदी कम आता है, ठीक है। इंग्लिश के 1,000 बना लिए, तो इस तरह से वो क्वेश्चन 10,000 बना लेते हैं, फिर उसी को जो है अलग अलग एग्जाम में हर शिफ्ट में देते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि भाई फॉरेस्ट में भी देखा था, हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी देखा था, सेम टू सेम प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो रहे थे, विद ऑप्शन भी रिपीट हो रहे थे, ऑप्शन तक चेंज नहीं हो रहे थे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। बुढ़ापा, अदरक, प्यास, शिवत्व, कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग होगा? भाई बोल करके देखिए। बुढ़ापा आ गया, ये तो पुरुष का बात बता रहा है। अदरक काट दो, ये भी पुरुष बता रहा है भाई। अदरक डाल दो, अदरक चाय में डाल दो, है ना, पुरुष का बता रहा है, ठीक है। प्यास लग गई, प्यास लगी है, तो ये आपका जो है स्त्रीलिंग दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69, वे शब्द जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। जहां पर विस्मय का शब्द ही आ गया भाई, तो विस्मय और दुख आदि का भी बोध हो रहा हो, तो इसको हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? द्विगु में क्या होता है? तो द्विगु में काउंटिंग आ जाती है, 1 2 3 4, यानी कि ये गिनतियां आ जाती हैं, वो द्विगु का सही उदाहरण हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा होगा? सही आंसर ऑप्शन डी, नवरात्र, ठीक है। यहाँ पर 9 शब्द आ गया है, और 9 क्या है? एक आपकी संख्या है, और संख्यावाची जो होता है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। 71 देखिए, 71 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? कहां पर उपसर्ग नहीं लगा है? ये 4 ऑप्शन, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, खिला, जो लिखाई शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बाकी अपकार में अप उपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है, अनुकरण में अनु उपसर्ग है, तो लिखाई में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। चलिए 72 देखिए, ये 5 तारीख को पूछा गया है, 5/6/2026 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। निम्नलिखित शब्द युग में अपकार और अपकार, अपमान के सही अर्थभेद बताइए, क्या होगा? बताइए। अपकार का क्या अर्थ होता है और अपमान का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताना है। तो भाई अपकार का अर्थ हो जाता है बुराई, और अपमान का अर्थ हो जाता है तिरस्कार। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन 73 देखिए, 73 है, जहाँ एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ में आते हैं, तो उनके बीच में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मतलब एक साथ में कई वाक्य आ रहे हैं, तो कौन सा विराम चिन्ह आप लगाएंगे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर हम लगाएंगे। ये भी 5 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। एक ही श्रेणी के कई शब्द जैसे राम, श्याम, मोहन आदि वाक्य में अलग अलग दर्शाने के लिए हम इसमें इनके बीच में कॉमा लगा देते हैं, ठीक है ना। कर्ता आ जाए, कोई ऐसी वस्तु आ जाए, तो हम इसमें बीच में कॉमा लगा देंगे। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति इन तिलों में तेल नहीं का क्या अर्थ हो जाएगा? ये रहे ऑप्शन आपके सामने, क्या अर्थ होगा बताइए इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी लाभ की संभावना ना होना। मतलब कि इन तिलों में जब तेल ही नहीं है तो कोई लाभ नहीं, लाभ वाली चीज है नहीं, तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चले आगे बढ़े 75, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है? बताइए सही रूप कौन सा है? आये थे हरिभजन को सोटन लागे धनास, या फिर आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, अच्छे से पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लोकोक्ति है, ये पूरा सॉल्यूशन है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ता कारक का सही उदाहरण है? बताइए कौन सा कर्ता कारक का बिल्कुल सही उदाहरण आपको दिख रहा है? और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर ये कर्ता कारक का बिल्कुल सही उदाहरण है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वाक्य काम करने वाले कर्ता को दर्शाता है वह कर्ता कारक होता है। यहाँ ऑक्सीजन देने का मुख्य कार्य पेड़ पौधे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक का बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। 77 देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य बताइए कौन सा भाववाच्य है? भाववाच्य क्या होते हैं? जिन्हें हम छू देख नहीं सकते हैं वो भाववाच्य होते हैं। भाई हमसे हंसा नहीं जाता, आदि द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, क्रिकेटर ये दृश्य देख नहीं सकते हैं, राधा के द्वारा भोजन पकाया जा रहा है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमसे हंसा नहीं जाता है, ये आपका भाववाच्य का सही उदाहरण हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा है? बताइए कहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है? ये 4 ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण हो जाएगा। 79 देखिए, वाक्य माँ बच्चे को दूध पिलाती है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुकरात्मक है, द्विकर्मक है, या फिर पूर्वकालिक है, या नाम धातु है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये द्विकर्मक है। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। देखिए क्या कह रहे हैं,
जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में बच्चे को ये गौण कर्म हो गया, दूध ये मुख्य कर्म हो गया, तो दो कर्म है इसलिए ये द्विकर्मक हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिड़ी मार में कौन सा समास है बताइए। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चिड़ी मार का समास पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों, देखिए चिड़ी मार का समास विग्रह करो तो चिड़ियों को मारने वाला, इसमें को विभक्ति हो गई, तो जैसे कहीं पर कोई विभक्ति आ जाती है तो हमेशा जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगी। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का सही उदाहरण है बताइए। दीर्घ स्वर संधि कहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल रही है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योगीश्वर शब्द में दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है, ये पूरा सॉल्यूशन है। 82 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है बताइए। कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, यानी वो कर्मवाच्य नहीं होगा। तो जहां पर भी द्वारा लगा हुआ है पहले तो द्वारा हटा दो, तो द्वारा ये गया, देखो लाइट चली गई, देखो ये द्वारा गया, द्वारा लगा हुआ ये हट जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। द्वारा लगा हुआ ये हट जाएगा, द्वारा लगा हुआ ये हट जाएगा, बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बचेगा। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83 देखिए, निम्नलिखित में से खल शब्द का विलोम क्या होगा। तो खल माने होता है दुष्ट, लुच्चा, आलसी, सज्जन या फिर संशयुक्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाई खल माने दुष्ट होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 84 देखिए, निम्नलिखित में से अस्थिर का विलोम शब्द क्या है बताइए। अस्थिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अस्थिर का विलोम होता है स्थिर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। 85, निम्न में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है बताइए। निजवाचक का कौन सा सही उदाहरण है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं खुद इसके विषय में सोच रहा था, भाई खुद सोच रहा था ना, यानी खुद निज कर रहा था, निजी काम कर रहा था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहां पर आप, स्वयं, स्वयं, खुद, अपना ये शब्द आ जाएं तो समझ लेना निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे 86, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा है हीरो से। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए। कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में, चार ऑप्शन ये रहे आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। भाई किसी का मुंह हीरो से भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते हैं, है ना। विधु को किसने इन काली जंजीरों में बांध दिया था, तो बादलों को काली जंजीरों में बांध सकते हैं क्या, नहीं बांध सकते हैं ना। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 87, निम्न में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है। ठीक है, पकड़ लिया इस बार तो, यण स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, है ना, देख लीजिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो देवेंद्र शब्द है वो यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देवेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस इंद्र होता है ना। तो ये जो है आपका इस पर ये जो है गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी जहाँ पर एक वो लगा हो, क्या कहते हैं, देव प्लस इंद्र, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका गुण संधि का हो जाएगा, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगा दीजिए। आपको एक ट्रिक बताई थी हमने, जहाँ पर एक ऊपर मात्रा लगी हो तो ये आपका गुण स्वर संधि होती है ना। जब गुणों में वृद्धि हो जाए, यानी कि मात्रा की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो ये आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो ज़्यादातर 90% केस में होता है कि एक मात्रा लगी है तो गुण स्वर संधि है, दो मात्रा लगी है तो वृद्धि स्वर संधि है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपक अलंकार का सही उदाहरण है बताइए। कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण, ये चार ऑप्शन है। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 तारीख को पूछा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जीवन क्या है निर्जर है। ये आपका रूपक अलंकार का सही उदाहरण हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ जीवन को सीधे निर्जर यानी कि झरना ही मान लिया है, इसलिए ये आपका रूपक हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समूहवाचक शब्दों का संबंधित है। समूहवाचक को कौन दर्शा रहा है। बुढ़ापा, सुंदरता, गट्ठर, गुच्छा, साफ ही दिख रहा है, कक्षा, समूह या फिर कुंज और ढेर। कौन सा गुणवाचक, कौन सा समूहवाचक संज्ञा शब्दों से संबंधित नहीं है। समूह को कौन नहीं दर्शा रहा है, नहीं शब्द बताइए कौन सा नहीं दर्शा रहा है समूह को। तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ये भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा और सुंदरता, ये समूह को नहीं दर्शा रहा है। बाकी गट्ठर, गुच्छा समूह है, कच्चा समूह समूह है, कुंज और ढेर भी समूह है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखिए, अब आंसर दिख ही गया है। अस्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा, अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 5 तारीख को ये भी पूछा है। 91 है, निम्नलिखित शब्द युग में सूर और सूर के सही अर्थभेद का चयन कीजिए बताइए। एक आपका सीटी वाला है, एक आपका सरौता वाला है, तो इसका क्या अर्थ होगा ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि इस सूर का अर्थ तो वीर बहादुर होता है और इस सूर का अर्थ अंधा या फिर सूर्य हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करण तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। तो करण तत्पुरुष समास को कौन सा दर्शा रहा है, ये आपसे पूछा गया है।
बताइए, 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, शोकग्रस्त। कौन सा? शोकग्रस्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 93 देखिए, 93 निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ सदा वर्तमान की ही चिंता करना चाहिए? सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, कौन सी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अब की अब के साथ, जब की जब के साथ, यानी वर्तमान में हमेशा रहना चाहिए। ये जो है सही लोकोक्ति ऑप्शन नंबर सी हमारी हो जाएगी। अगला 94, धातु, धातु है मिट का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? बताइए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप मिट धातु का क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक जो रूप है वो आपका डी हो जाएगा, मिटाना हो जाएगा। ठीक है, मूल धातु मिट से प्रथम प्रेरणार्थक रूप से मिटाना, किसी को मिटाने के लिए प्रेरित करना बनता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो है वो आपका मिटवाना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पूछा जाए तो मिटाना, दूसरा पूछा जाए तो मिटवाना। आगे बढ़िए, 95 कह रहे हैं, बरजीते सर मैन के ऐसे देखे में न हरनी के नैनान ते हरनी के नैन। बता क्या ही दे रखा है। ठीक है, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना, बताइए कौन सा अलंकार है? बरजीते सर मैन के ऐसे देखे में न हरनी के नैनान ते हरनी के ये नैन, बताइए क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इतना प्रेशर रहता है ना एग्जाम के टाइम पर कि फिर गुस्से लगता है कि क्या दे दिया इन लोगों ने। ठीक है ना, चलिए फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जहाँ यहाँ पर हरिणी शब्द का 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक अर्थ जो हरनी है वो आपका हिरनी के समान है, और दूसरा हरने वाला या फिर आकर्षित करने वाला है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झगड़ालू। झगड़ प्लस आलू होता है, आलू शब्द जो है ये आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, और प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी में लगाया गया है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 देखिए, निम्नलिखित में से उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, वाक्य से संबंधित कारक कौन सा है? कौन सा कारक है भाई? तो अभी आपको बताया था, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो प्रदान करते हैं तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। किसी से अलग हो रहे हैं तो अपादान हो जाएगा। ठीक है, बता रखा था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं ना। चलिए 98 देखिए, 98 कह रहे हैं, आपका 5 तारीख को पूछा गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म में सकट और सकट का सही अर्थ युग्म बताइए, कौन सा सही अर्थ युग्म है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले सकट का अर्थ है मचान, दूसरे सकट का अर्थ है बैलगाड़ी। ठीक है, आगे बढ़िए। 99 निम्नलिखित में से कुसुम, कुसुम का सही विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। वज्र, प्रशंसा, पीन, मंडन। तो भाई कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। कुसुम का अर्थ फूल होता है जो अत्यंत कोमलता का प्रतीक है, इसका सटीक विलोम वज्र होता है जो अत्यंत कठोरता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 100 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा तत्सम है? ककड़ी, किवाड़ी, किवाड़, कपाट। तत्सम कौन सा है? तत्सम है यहाँ पर कपाट, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 100 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों का रिस्पांस देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिए थे, उनका रिस्पांस देख लीजिए। इनका अभी सिलेक्शन हुआ है MPSI सूबेदार में, सेकंड रैंक इनकी आई है। इन्होंने हमारे नोट्स से बढ़िया से तैयारी की थी, और ना केवल MPSI में बल्कि MPSI में भी ये क्वालिफाई है, 13% में है। MP पुलिस कांस्टेबल भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। जैसे इनका रिजल्ट आया, इन्होंने तुरंत हमको मैसेज किया कि सर मेरा हो गया है। ठीक है, हमने फिर कांग्रेचुलेसन बोला। हमने ये भी कहा भाई आपको अगर हेल्प मिली हो तो आप बता सकते हैं। तो इनका ये देखिए, आप आंसर देख लीजिए। यस सर, आपसे कांस्टेबल के लिए वीडियो और पेपर एनालिसिस देखे थे, उनसे बहुत हेल्प मिली थी। कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, और MPSI में 13% में है, और MPSI सूबेदार में फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया है। शुभांगी मिश्रा इनका नाम है। ठीक है ना, तो अपनी कैटेगरी में सेकंड रैंक के लेकर के आई हैं। कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स से इन्होंने तैयारी की थी। इसके बाद में ये देखिए, ये इन्होंने अभी नोट्स लिया है ना, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप वाले नोट्स लिए हैं जो अभी आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इनका क्या कहना है? क्या गजब के नोट्स बनाया हो सर, ग्रेट सर जी, मजा आ गया। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे समझने में लगेंगे, आपको समझने में बहुत मजा आएगा, है ना। इस तरह के नोट्स हमने कंप्लीट जो है बनाए हैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के, जो आपको मात्र 199 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी वाले आपको कंप्लीट नोट्स मात्र 199 में मिलने वाले हैं। पूरा C-सेट भी मिलेगा, C-सेट के साथ साथ में आपको एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, सामान्य अर्हता परीक्षा, MPSI, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल या अन्य जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कैसे मिलेंगे वो सारी प्रक्रिया आपको बता चुके हैं। ये QR कोड है, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसी पर पेमेंट करके आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, और जैसे आप सेंड करेंगे टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो सेंड कर दी जाएगी। वेरीफाई करके आपका स्क्रीनशॉट आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, यानी कि ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा जहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सबके पास में शेयर करेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी हम इसी तरह की ये सीरीज चालू रखेंगे और 1000 क्वेश्चन हम आपके हिंदी के करवा देंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। 2500 का टारगेट हमारा जीके जीएस एमपी जीके का है, जिसके 300 प्रश्न 3 वीडियो में हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। 100 प्रश्न करके 300 प्रश्न हो चुके हैं, और ये 300 प्रश्न प्लस हिंदी के 100 प्रश्न, इन सब की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, तो वहाँ पर भी हम एक आध दो पीडीएफ वहाँ पर भी डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जा करके देख लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप जो है सक्सेस जंक्शन लाइव सर्च कर लेना। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर इस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी और कुछ पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।